जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। जी हाँ, ऐसे वीरों की गाथा लिखने में शायद शब्द कम पड़ जाए, परंतु इनके हौसलों में कोई कमी नहीं आएगी। जय हिंद दोस्तों, भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम तहे दिल से अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती है। कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में हम आपको एक ऐसे वीर सपूत की दास्तान सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वह वीर जिसने घायल अवस्था में भी दुश्मनों से लोहा लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी और ना ही उन्हें पीठ दिखाई। वह लड़ते लड़ते शहीद हो गया। उस पराक्रमी सैनिक की कहानी सुनने के लिए आगे तक हमारे इस एपिसोड में बने रहिए। आइए सबसे पहले हम आपको कारगिल के युद्ध क्षेत्र में ले चलते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया था जब महीनों तक चले युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर ली थी। उसके लिए वायुसेना को तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए थे। जवानों के टारगेट तैयार थे, रूट मैप तय कर लिए गए थे। जवानों ने अपनी रिवॉल्वर के लिए गोली और आपात स्थितियों के लिए पाकिस्तानी करेंसी ले ली थी। बस देर थी तो हमले के आदेश मिलने की, लेकिन यह आदेश नहीं आए। अगर भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के युद्ध बेस पर हमला करती तो पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ चल रहा सेना का ऑपरेशन पूरी तरह युद्ध में तब्दील हो सकता था। दुरूह युद्ध स्थल की परिस्थितियां कई मायनों में चुनौतीपूर्ण थी। कारगिल से लेकर पटालिक और मुश्को तक के इलाके का भूगोल इंसानी आवाजाही के लिए भी मुश्किल था। ऐसे में युद्ध सामग्री को पहुंचाने और खराब होने वाली मशीनरी को दुरुस्त करने की जटिलताएं सामने थी। इस सब के बावजूद भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ने हथियारों और उपकरणों के इस्तेमाल में रुकावट नहीं आने दी। कारगिल युद्ध के मोर्चे पर दिन रात जुटे इंजीनियर्स ने भीषण गोलाबारी के बीच अग्रिम पोस्टों पर जाकर अपना मोर्चा संभाले रखा। कई दफा हेलीकॉप्टर के माध्यम से मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया। यांत्रिक अड़चनों को दूर करने में दिखाई गई गजब की फुर्ती दुश्मन पर जोरदार जवाबी हमले का सबब बनी। एनडीटीवी की खबर के अनुसार वायुसेना के युद्ध संबंधित कागजातों में यह समस्त सूचनाएं दर्ज हैं, जिसमें बताया गया है कि बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पर हमले से भारतीय फाइटर पायलट कुछ ही मिनटों की दूरी पर थे, जिन्हें बॉर्डर और उसके पार बम बरसाने के लिए कह दिया गया था। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह और उनके पाकिस्तानी समकक्ष सरताज अजीज के बीच नई दिल्ली में युद्ध खत्म करने के संबंध में बातचीत हुई थी। 20 मई 1999 को इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में विदेश मंत्री जसवंत सिंह से हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, कारगिल की पीड़ा और आग के माध्यम से हमारे देश का नवीनीकरण हुआ है। मनोदशा हालांकि उदास है, आश्वस्त है। राष्ट्रीय इच्छा शक्ति तेज होगी। हमारे युवाओं का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और ना ही रहेगा। यही कारगिल का देश और दुनिया के लिए गंभीर संदेश है। मैं कोहिमा में स्मारक के मामरिक शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ, जो एक पहाड़ी पर ऊंचा और गर्वित है, जो एक और युद्ध में मारे गए लोगों को याद करता है। जब तुम घर जाओ तो उन्हें हमारे बारे में बताओ और कहो कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज दिया है। अब हम आपको शूरवीर की गाथा सुनाते हैं जिसने अपने वतन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस वीर जाबाज सैनिक का नाम है अमित भारद्वाज। 1972 रिजर्व बैंक में कार्यरत ओपी शर्मा के यहाँ पैदा हुए अमित ने 12वीं तक की शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए राजस्थान महाविद्यालय में प्रवेश किया और अर्थशास्त्र एवं गणित विषय के साथ स्नातक किया। वे एनसीसी के उत्कृष्ट कैडेटों में शामिल थे। 1996 में संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा पास करने के बाद वह 4 जाट रेजिमेंट में शामिल हुए। वह बचपन से ही बेहद हंसमुख, मिलनसार और खुशाग्र थे। खुद हंसना और औरों को हंसाना उन्हें अच्छा लगता था।
कारगिल संघर्ष में लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज उस वक्त शहीद हुए जब जंग पूरी तरह नहीं छिड़ी थी। न ही भारतीय सीमा में अपना जाल बिछा चुके घुसपैठिए और पाक सैनिकों की मजबूत स्थिति का ही खुलासा हो सका था। सबसे पहले लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में जवानों की एक टुकड़ी को गश्ती दल के रूप में भेजा गया ताकि वह स्थिति का अंदाजा लगा सके। सौरभ कालिया के नेतृत्व में गया गश्ती दल जब वापस नहीं लौटा तब लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज के नेतृत्व में एक अन्य दल को भेजा गया। यह टुकड़ी 15 मई को रवाना हुई। घुसपैठियों ने सौरभ कालिया के नेतृत्व में गई हुई टुकड़ी को बंधक बना रखा था। जब अमित भारद्वाज को इस बात की जानकारी हुई तो वे अपने 15 जवानों के साथ 15 मई को काकसार स्थित अपने 4 जाट रेजिमेंट के आधार कैंप से रवाना हुए। घुसपैठियों को अमित भारद्वाज की टुकड़ी के आने की भनक लग गई। घुसपैठियों ने ऊपर से ही धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। अमित के दोनों पैरों में एक एक कर गोली लग गई। वे जख्मी हो गए। उनके पैरों से खून की धाराएं निकलने लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, ना ही कदम पीछे हटाए। मोर्चा संभालकर अमित घुसपैठियों की गोलियों का जवाब देते रहे। उन्होंने स्थिति की नजाकत को भांपकर अपने साथी जवानों की सहायता की। बजरंग चौकी पर बंकरों में घात लगाकर बैठे घुसपैठियों की गोलीबारी अनवरत जारी रही। भारतीय सैनिकों को बंकरों में छिपे सैनिकों की स्थिति की सही जानकारी नहीं थी। उनके पास गोलियां भी कम थी, फिर भी वे बहादुरी से दुश्मनों का सामना करते रहे। इस बीच लेफ्टिनेंट अमित के पेट में एक और गोली आकर लगी और वे मौके पर ही शहीद हो गए। जुलाई मध्य में घुसपैठियों को भगाने के बाद ही उनका शव जयपुर लाया जा सका। यहाँ मालवीय नगर सेक्टर 9 स्थित दशहरा मैदान में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अमित की शहादत पर माता पिता श्रीमती सुशीला शर्मा और ओपी शर्मा ने कहा कि उसने धरती माँ का कर्ज चुकाया है। उसने देश की रक्षा के लिए प्राण त्याग कर मेरे परिवार और राष्ट्र का नाम रोशन किया है। अन्नू ऐसी मौत मरा है जिसे पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। वाकई अमित की शहादत याद रहेगी। ऐसे वीर की शहादत सदा सदा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाती है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। अगर आप भारत ज्ञान अक्षर के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।